नमस्कार, मैं ओम सरावगी। मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रवक्ता मिस्टर विक्रम खंपरिया जी, और हमारे साथ हैं मेरी बाईं ओर वरिष्ठ पत्रकार आरबी गुप्ता जी। नमस्कार। तो आज हम जिस सिलसिले में बैठे हैं खंपरिया साहब, तो हमारा ये सोचना है कि इस बात पे चर्चा हो जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव सामने हैं। 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके तहत कांग्रेस की तैयारी कितनी है? देखिए, तैयारी की आवश्यकता तो उसे पड़ती है जिसने समय रहते काम न किया हो। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जनता के हित के काम करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने शपथ लेने के अगले मिनट ही किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दी और कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके बता दिया। उसके अलावा जनता जो एक बहुत महती परेशानी में पड़ी रहती थी, बिजली का बिल कमलनाथ जी ने 100 यूनिट 100 रुपए करके दिखा दिया। इसके अलावा बहुत से काम, जब हम उनके कामों को देखने जाएंगे तो बहुत से काम ऐसे हैं जो जनता के हित के थे। चाहे वो काम शुद्ध युद्ध का हो, माफिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ा, गौशाला गौ माता के लिए गौशाला निर्माण कराया, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, वृद्धा एवं विधवा पेंशन को बढ़ाया, कन्यादान योजना में जो पैसा मिल रहा था उसे बढ़ाया, राम पथ गमन जो बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए था उसे बढ़ाया। इस तरह कमलनाथ जी लगातार दिन प्रतिदिन सिर्फ जनता के हित के ही काम करते रहे, इसलिए उन्हें तैयारी की आवश्यकता नहीं है। तैयारी की आवश्यकता उन्हें है जिन्होंने 15 साल सत्ता में रहकर सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की। उसके बाद जनता की वोट से बहुत अच्छी जो सरकार कमलनाथ जी की चल रही थी उसे नोटों के दम पर गिरा दिया। इसलिए तैयारी की आवश्यकता उन लोगों को है। आरबी साहब, अभी जो खंपरिया जी ने बोला वो तो उन्होंने काम गिना दिए, लेकिन हकीकत जो जमीनी हकीकत है वर्तमान में मध्य प्रदेश उपचुनाव जो अभी सामने है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के सामने कितनी चुनौतियां हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं। जैसा कि अभी कांग्रेस के नेता जो विक्रम जी ने बताया है, उन्होंने अपने कमलनाथ सरकार के जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई है। वहीं अभी इनको सामना उपचुनाव में यह करना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार भी विभिन्न योजनाएं, अभी आप देख रहे होंगे डेली एक नए की योजनाएं वो लोकार्पित कर रही है और जनता को उसका लाभ भी दे रही है, जिसके लिए जिला स्तर के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो यह देखना होगा कि असल में पब्लिक को कितना लाभ मिल रहा है, जनता कितनी खुश है, क्योंकि योजनाओं की घोषणा तो हो जाती है लेकिन वास्तव में यह है कि अंतिम छोर तक जनता को उसका लाभ मिल पाता है कि नहीं, और यही उपचुनाव में अंतिम हथियार साबित होगा। अभी भाई हमारे पत्रकार साथी भाई आरवी जी और खंपरिया जी ने अभी जो ये बातें कही, उन बातों के आधार पर मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास नेताओं का अभाव है और शायद यही कारण है कि वो बीजेपी के चुके हुए नेताओं को कांग्रेस पार्टी अपने दल में शामिल कर रही है और चुनाव मैदान में उतार रही है। विक्रम जी, क्या कहना आपका, बताएं। आदरणीय सरावगी जी, आपके प्रश्न पे ही मैं पहला प्रश्न आपसे कर दूं। आप कह रहे हो कि भाजपा कह रही कि कांग्रेस के नेताओं को ले रही है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि भाजपा ही कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा कह रही है। मैं आपसे प्रश्न एज ए पत्रकार कर रहा हूं कि छुके हुए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले किसने लिया? कांग्रेस ने लिया क्या? भाजपा ने लिया, उसी से सरकार गिरी ना। अब आप कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुके हुए नेता कैसे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा करते हैं कि उनके कारण सरकार मध्य प्रदेश की बनी। खुद गुना चुनाव क्यों हार गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी? चलिए, चुनाव हार गए थे। सिंधिया जी बहुत बड़े नेता थे जब तक कांग्रेस में थे। सांसद होने के नाते दिल्ली में उन्हें बंगला मिलता था, कर्मचारी मिलते थे,
आप अपनी अकर्मण्यता से चुनाव हारे, ये सब चीजें छिन गई आपसे। उसके बाद सिंधिया जी ने देखा कि मेरे पास बंगला नहीं, मेरे पास कर्मचारी नहीं, और मेरे जो, सीधे उनके शब्दों में मैं कह रहा हूं कि मेरे जो चेले हैं, तुलसी सिलावट हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, इमरती देवी हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, इनके पास लाल बत्ती, इनके पास बंगला, इनके पास नौकर चाकर। सिंधिया जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि महाराजा हैं, महाराजा प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने कहा जब मैं नहीं तो ये नहीं। उन्होंने इनसे इस्तीफा दिलवा दिया। वो विधायक भी नहीं रहे, मंत्री तो छोड़िए, वो विधायक भी नहीं रहे। तो आज फिर उनके पास वही पहुंच गया खंबरिया जी। कितने दिन, मेरी बात पूरी हो जान दीजिए। यदि सिंधिया जी ने इन लोगों से, 22 लोगों से इस्तीफा दिलवाकर एक जनहितार्थ चल रही सरकार को गिराया था, तो सिंधिया जी ने जिससे भी ये डीलिंग की थी भाजपा में, सिंधिया जी को ये भी डीलिंग करना चाहिए थी कि यदि मेरे 22 विधायक इस्तीफा देके आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, तो गुना का जो आपका सांसद है वो इस्तीफा देगा और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आज तुलसी सिलावट बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं, हारने की स्थिति में है। सिंधिया जी क्यों सेफ होकर राज्यसभा में चले गए? गुना की सीट का जो सांसद था उससे इस्तीफा दिला के उसको राज्यसभा में भेजना था, और सिंधिया जी चुनाव लड़ते। आज समझ में सिंधिया जी को आ जाता कि जो स्थिति आज गोविंद राजपूत की है, जो स्थिति आज तुलसी सिलावट की है, और जो ये गद्दार जो लड़ रहे हैं चुनाव, जो आज हारने की कगार में है। समस्त सर्वे बता रहा है कि 28 में से 25 सीटें कांग्रेस जीत रही है। तो आज गुना में भी लोकसभा होता तो सिंधिया जी भी आज हारने की स्थिति में होते। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, उसका सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यदि आप देखोगे तो जब तक सिंधिया जी कांग्रेस में थे, ग्वालियर महाराजा के तौर पर क्षेत्र में उनका सम्मान था। हर बार लोग उनका स्वागत सत्कार करते थे। ये उनके राजवंश में पहली बार हुआ है कि 8 से लेके 10,000 लोगों ने सड़क पर उतर के खुलेआम सिंधिया जी का विरोध किया। कमलनाथ जी पहली बार ग्वालियर चंबल संभाग में गए, करीब 60 से 70,000 लोगों ने खुले दिल से कमलनाथ जी का स्वागत किया। तो ये आपको दिखाता है कि सिंधिया जी आज स्वयं चुनाव लड़ रहे होते तो आज जिस तरीके से उनके विधायक हारने की अवस्था में है, उस तरीके से सिंधिया जी भी हारने की स्थिति में होते। जैसा कि भी आरवी जी विक्रम भाई ने बतलाया, कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में 27-28 सीटों में से 25 सीट डंके की चोट पे जीत रही है। और अभी जिस तरह की चुनौती अभी इन्होंने सिंधिया जी को दी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि उपचुनाव लड़ते तो उनको समझ में आ जाता। आप इस बात से कहां तक, आप इस मामले में क्या कहेंगे, ये बताएं आप, यह जनता की क्या राय? आप पत्रकार हैं। ओम भाई, मैं आपको बता दूं कि यह जो होने वाला उपचुनाव है, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। क्योंकि जो भी बीजेपी की ओर से या कांग्रेस की ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसमें यह देखना है कि कांग्रेस के लिए खास तौर से कि वह कितना अंतर विरोध को संभाल पाती है। क्योंकि जिस तरह से बात आई है दल बदल कर, तो बीजेपी में भी लोग गए हैं और कांग्रेस में भी आ रहे हैं। यह बात अलग है कि अपना पक्ष जनता के सामने किस तरह से रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी है। आरबी जी, आप ये बताएं कि आप जो ये बात कर रहे हैं, ये किस आधार पे कर रहे हैं कि जितनी चुनौती बीजेपी के सामने है उतनी ही चुनौती कांग्रेस के सामने है, या जितनी चुनौती कांग्रेस के सामने है उतनी ही चुनौती बीजेपी के सामने? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, आप कैसे कह सकते हैं कि चुनौती है? क्योंकि प्रदेश की राजनीति से मेरा भी लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि मैं यहाँ भी पत्रकारिता करता हूँ। ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है और उसी के मद्देनजर मैं यह कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह उपचुनाव होगा। विक्रम जी, आखिरी अब ये बताइए कि शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस समय लगातार घोषणाएं कर रही है और उनका दावा है कि हम लोगों को लाभ दिला रहे हैं, जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप ये बात आप क्यों नहीं देख रहे हैं? इसी क्रम में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आज ही भोपाल के मिंटो हॉल में शिवराज सिंह चौहान जी ने
आज कई कार्यक्रम जो किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान जो क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया है, सम्मान निधि योजना जो है उस पर, और आज जो है 0% पर राशि किसानों को प्रदान की गई है। इसके साथ 2 दिन पहले महिला स्व सहायता समूहों पर भी महिलाओं को ऋण दिया गया है। तो कहीं न कहीं इसका असर जनता पर तो पड़ेगा। ये कांग्रेस इस चीज़ को कैसे अपना पक्ष रख सकती है? देखिए आरवी जी, इस मध्य प्रदेश की जनता पिछले 15 साल से, कमलनाथ जी के 15 महीने हटा दें, 15 साल से जो जुमलेबाजी और घोषणाएं हुई, इनको बहुत अच्छे से जानती है। कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की है। आप कर्ज दे रहे हो, आदमी कर्ज चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा ये देख रहे हो आप। उसके अलावा आप घोषणा कर रहे हो कर्ज देने की, किसानों के खातों में 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए पहुंच रहा है। तो आपकी तो घोषणा ही थोथी लग रही है। 10 रुपए कर्ज होता क्या? और वर्तमान परिस्थितियों में जब लोगों को आवश्यकता सहायता की है, कोरोना काल के प्रारंभ में ही राहुल गांधी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान बनाने के लिए आम जनता को सहयोग की बात की, तब भी आप सहयोग की अपेक्षा अभी आप लोन दे रहे हो, वो भी सिर्फ घोषणा कर रहे हो। आप घोषित रूप से देश से शुरू करके भाजपा के किसी भी राज्य की बात कर लो, 15 लाख जुमलेबाजी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार जुमलेबाजी, और शिवराज सिंह जी के हजारों जो घोषणाएं 15 साल की बाकी हैं, ये सिर्फ घोषणाएं हैं। घोषणाओं पे जनता कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं घोषणाओं के खिलाफ जाकर जनता ने इनकी सरकार वोट से उखाड़ फेंकी थी। इन्होंने उस सरकार को नोटों के दम पर गिराया है। जनता पुनः अपने वोट के दम पर उस सरकार को वापस ले। ठीक है, हमारे स्टूडियो का टाइम अब समाप्त होता है और अब आप दोनों आए, शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ जो स्टूडियो में दोनों मेहमान आए, विक्रम जी और आरबी जी। तो अब इसके बाद हम अपना ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और आपसे ये वायदा करते हैं कि मीडिया हब के कार्यक्रम में हमारी ABNN की टीम फिर कभी एक नए विषय के साथ, कुछ नए लोगों के साथ फिर हम हाजिर होंगे, कुछ अपनी बात के साथ और कुछ लोगों की बात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।